हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही रहा है कि आज आपका एक और मॉक टेस्ट होने वाला है और इससे पहले भी आपके कई मॉक टेस्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने 100 एमसीक्यूज रखे हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, आईपीसी और पार्टनरशिप एक्ट से रिलेट करती हैं। और ये आशा करते हैं कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और स्टूडेंट्स आपको भी साथ के साथ हमें यहाँ पर आंसर करते चलना है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। आपको बताना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। तो क्या सही आंसर होगा बताइए। अभी तक आपकी तरफ सही आंसर आ चुका होगा और इसका सही आंसर है सेक्शन 53A जो कि रिलेट करता है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से। इसी के साथ आप बाकी के ऑप्शन भी देख सकते हैं। सेक्शन 53 जो कि कपटपूर्ण अंतरण से रिलेट करता है, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो कि सेल को डिफाइन करता है, वहीं पर सेक्शन 55 जो कि राइट एंड लाइबिलिटीज बताता है बायर और सेलर की। क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस, ये एक डेफिनेशन दे रखी गई है और आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट ऑप्शन में से ये वाली डेफिनेशन किससे रिलेट करती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस पार्टली पेड और पार्शली प्रॉमिस इज कॉल्ड एज। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सेल, जिसको डिफाइन कराया गया है सेक्शन 54 में। क्वेश्चन, इसके साथ आप यह भी देख सकते हैं कि बाकी और ऑप्शन किससे रिलेट करते हैं। जैसे कि मोर्गेज है उसको रिलेट करा है सेक्शन 58 में डिफाइन कराया गया है, लीज को सेक्शन 105 में और एक्सचेंज को सेक्शन 118 में डिफाइन कराया गया है। चलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप टाइम लीजिए आराम से और आंसर बताइए क्या होगा। मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है, कोड आपके सामने दे रखे गए हैं। सही आंसर क्या होगा बताइए। सबरोगेशन, राइट्स ऑफ मेंस मोर्गेजी, यूनिवर्सल डोनी और रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, यह कौन से सेक्शन से रिलेट करते हैं, अपने कौन कौन से सेक्शन में यह बताए गए हैं। सही आंसर होगा सबरोगेशन को डिफाइन कराया गया है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 92 में, राइट्स ऑफ मेंस मोर्गेजी को डिफाइन कराया गया है सेक्शन 94 में, यूनिवर्सल डोनी को डिफाइन कराया गया है सेक्शन 128 में और रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट इससे रिलेटेड सेक्शन है 126। क्वेश्चन, यह भी मैंने मैच द फॉलोइंग का रिलेटेड रखता है और यह भी कोड आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, सबरोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर, ऑप्शन 4, या फिर क्या आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए, ये आपके सामने लिस्ट सेकंड है, आपको बताना है। अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रिलेट करता है सेक्शन 35 से, सबरोगेशन रिलेट करता है सेक्शन 92 से, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर रिलेट करता है सेक्शन 116 से और सेक्शन 112 से रिलेट करता है ऑप्शन 4 वेवियर ऑफ फोर फीचर। क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनी को कहाँ डिफाइन कराया गया है। तो अगर आपने बिल्कुल अभी ध्यान से हमारी क्लास को देखा होगा तो शायद हमने कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डोनी को अभी बताया था। यस, यूनिवर्सल डोनी को अभी हमने बताया था। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा सेक्शन 128 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता है। ए एग्री टू सेल इज कार वर्थ 1 लाख रुपीज टू बी फॉर रुपीज 40,000 ओनली बिकॉज अ कंसेंट इज ऑब्टेन बाई कोर्सन इन द केस एग्रीमेंट इज। भाई ए की एक कार है जो कि 1 लाख रुपए के समथिंग की है। अब वो इस बी को इस कार को सिर्फ 40,000 में बेच रहा है क्योंकि जो ए है उसकी जो कंसेंट रिसीव करी गई थी वो बाई कोर्सन रिसीव करी गई है। तो आप खुद बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा यहाँ पर कि जो उसकी कंसेंट है वो इस संबंध में वॉइडेबल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा शायद सेक्शन 25 का एक्सप्रेशन सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि अगर जो कंसिडरेशन होता है वो अगर एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, इस बात पर ध्यान कब दिया जाएगा, जब वहां पर पार्टीज की अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट या इनएडिक्वेट होने पर ध्यान अवश्य दिया जाएगा। तब क्वेश्चन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाएगा। सही आंसर होगा पार्टीज के एक्ट या कंडक्ट से बनाया जाता है। इसमें टाइम लगेगा, आराम से क्वेश्चन बताइए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ये कि बाकी दो सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगा इसमें से, तो वो कौन सा गलत है हमें वो पहचानना है।
A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the others is a voidable contract. Receiving the consent by coercion is an example of void contract. None of the above. सही आंसर अब तक आपका आ चुका होगा. सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी है, क्योंकि रिसीविंग द कंसेंट बाय कोवर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट गलत है. क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टी की कंसेंट बाय कोवर्सन रिसीव की जा रही है तो सेक्शन 19 में बताया गया है साफ तौर पर कि अगर जिस पार्टी की कंसेंट रिसीव की जा रही है बाय कोवर्सन, बाय फ्रॉड या बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर ऐसा जो एग्रीमेंट होगा, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ उस पार्टी के बिहाफ पर जिसकी कंसेंट इस तरह से रिसीव की जा रही है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी यही यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखा गया है. बाकी और देख लीजिए आप. आ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, तो यहाँ इसको डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज जे में, और वहीं पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज आई में. क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल, कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं इम्पॉसिबल एक्ट को करने का, तो वो अपने आप में क्या माना जाएगा? वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा. और ये वाली बात सेक्शन 56 में बताई गई है. वहीं पर सेक्शन 56 को अगर हम ध्यान से रीड करेंगे तो हमको पता चलता है कि वहाँ पर जो पैरा फर्स्ट है वो डिफाइन करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को, और पैरा सेकेंड डिफाइन करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को. पैरा फर्स्ट ये बताता है कि अगर आपने किसी ऐसी बात को लेकर एग्रीमेंट करा है जो अपने आप में शुरू से ही करना इम्पॉसिबल है, तो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है. पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है? ऐसा होता है कई बार जब पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया उस टाइम पर तो नहीं, पर बाद में कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस बन जाती हैं कि अब उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, तो वो बाद में जाकर करना इम्पॉसिबल हो जाता है. उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या लिख रहा है? नॉट अ एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सही आंसर क्या होगा? अब तक आपने बता दिया होगा. सेक्शन 10 को हम इसमें रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसिव, डिक्लेयर टू बी वॉइड. ये 5 एसेंशियल इस संबंध में बताए गए हैं. आप ये देख लीजिए. एडिक्वेट कंसीडरेशन होना आवश्यक नहीं है, उसका लॉफुल होना आवश्यक है. क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ चुका है. आपको बताना है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 56 प्रेजेंट 4 ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है? सही आंसर ऑप्शन ए से रिलेट करता है. क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के रिलेटेड है. बता दीजिए क्या सही आंसर होगा. ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, when unborn person acquire vested interest on transfer for his benefit, transfer by ostensible owner, transfer by one co-owner. आपको इसमें लिस्ट दे रखी है, आपको सेक्शन मैच करने हैं. आई थिंक अब तक आपने आंसर अपना कर दिया होगा. तो सही आंसर आप देख लीजिए. ऑप्शन ए रिलेट करता है सेक्शन 18 से. ऑप्शन बी सेकंड नंबर रिलेट करता है सेक्शन 20 से. अनब्रोन पर्सन वाला सेक्शन 20 है. ऑस्टेंशिएबल ओनर सेक्शन 41 और ट्रांसफर बाय वन को ओनर सेक्शन 44 से रिलेट करता है. क्वेश्चन, प्रबोध कुमार दास का जो केस है वो प्रेजेंट ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है? किसका लीडिंग केस माना जाता है वो? अब तक आपका आंसर आ चुका होगा. सही आंसर है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जो कि रिलेट करता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A से रिलेट करता है. क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा आपकी तरफ से. इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, बताइए सही आंसर क्या होगा. सही आंसर होगा सेक्शन 127 से रिलेट करता है प्रेजेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन, ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है ये रिलेट करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से. नेमो डॉट क्विड नॉन हैबिट एक लीगल मैगजीम है जिसका मतलब क्या है ये पूछा गया है हमने. और ये कौन से सेक्शन में है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के? ये सेक्शन 27 में बताया गया, जिसका सिंपल सा मीनिंग है नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन हिम. एक व्यक्ति के पास नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज़. और याद रखिएगा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये. और इसके रिलेटेड जो इसके एक्सेप्शन होते हैं वो भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर वो कहाँ बताया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत? क्या आंसर होगा? सेक्शन 16 में बताया गया है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत सेक्शन 12 जो है वो किसको डिफाइन करता है? कंडीशन को, वारंटी को, दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं? तो सही आंसर होगा वो कंडीशन और वारंटी दोनों को बताता है सेक्शन 12. पर इसी के साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंडीशन को सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 में, वारंटी को सेक्शन 12 के सब क्लॉज 3 में डिफाइन करा गया है.
सेक्शन 11 में क्या डिफाइन कराया गया है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल सी बात थी, आंसर बहुत कंप्लीट था। ऑप्शन ए, क्योंकि कंडीशन ऑफ वारंटी अभी हमने रीड किया था, सेक्शन 12 में डिफाइन करा गया है। परिभाषा के तहत मैंने क्वेश्चन पूछा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत इंसॉल्वेंट पर्सन को कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है? तो सही आंसर है सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में डिफाइन करा गया है। बाकी आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो फ्यूचर गुड्स से रिलेट करता है, ऑप्शन बी गुड्स से रिलेट करता है, और ऑप्शन डी मर्केंटाइल एजेंट से रिलेट करता है। ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, मैंने बिल्कुल अभी आपको इसका आंसर बताया था कि जो नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट वाली जो लीगल मैगजीन है उसका सेक्शन कौन सा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत? तो उसका सेक्शन 27 है। और जब भी आप इस सेक्शन को करेंगे उसके जो रिलेटेड जो भी उसके एक्सेप्शन है वो जरूर याद रखिएगा विथ सेक्शन। क्वेश्चन, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 16। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल, सेक्शन 18 गुड्स मस्ट बी असर्टेन। देखिए मैं सेक्शन जो ऑप्शन है वो मैं इसलिए बता के चल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऑप्शन में ऐसे सेक्शन भी रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन, अब देखिए मैंने क्या पूछा यहाँ पर, अब मैंने आपसे पूछ लिया कंडीशन की डेफिनेशन क्या है, और अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में जान लिया था कि कंडीशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2 में डिफाइन करा गया है, वारंटी को सेक्शन 12 के सब क्लॉज 3 में डिफाइन करा गया है। तो सही आंसर होगा कंडीशन का मतलब अगर हम माने तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो वारंटी को डिफाइन करता है जो कि सेक्शन 12 के सब क्लॉज 3 में है। स्पेसिफिक गुड्स, इसे स्पेसिफिक गुड्स को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहाँ डिफाइन करा गया है? तो इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए को डिफाइन करा गया है क्वालिटी ऑफ गुड्स में, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस को डिफाइन करता है, और ऑप्शन सी सेलर को डिफाइन करता है। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आया है, फैक्ट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट अंडर। आपको सही आंसर बताना है कौन से ऑप्शन से वो यहाँ पर इस संबंध में रिलेट करता है। तो बताइए इसका सही, यस हाँ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब तक आपने आंसर कर लिया होगा, यस इसका सही आंसर सेक्शन 6 से रिलेट करता है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट वो किससे रिलेट करता है? मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट या उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑल एबव। एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। बताइए क्या आंसर होगा आपकी तरफ से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन एंड इंस्टेंस रिलेटिंग टू अ राइट और कस्टम आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 13। Section 14 of Evidence Act makes a relevant the facts which show the existence of either state of mind or bodily feeling. Option C, it is the correct answer. Question, things said or done by a conspirator in the reference to the common design is relevant. बताइए प्रेजेंट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? सेक्शन 10 से रिलेट करता है। एडमिशन को एविडेंस एक्ट में कहाँ पर डिफाइन करा गया है? सही आंसर सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी इन इज इनएडमिसिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 26 में बताया गया है। इन विच सेक्शन, अब मेरा यहाँ क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप एक्ट से। इन विच सेक्शन पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप को कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है? सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो पार्टनरशिप एक्ट को पार्टनरशिप के तहत सेक्शन 4 में डिफाइन करा गया है, और हमेशा याद रखिएगा आप इस संबंध में कि वहां पर केवल पार्टनरशिप को ही नहीं बल्कि वहां पर पार्टनर को, फ्रम नेम को भी डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 7 जो है वो किससे डील करता है? पार्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पार्टनरशिप एट विल। क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप डील्स इन। पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है कि एवरी पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने काम को सही तरीके से करे, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? तो सही आंसर है ये वाला स्टेटमेंट पूरा सच है, सही है, ट्रू है, और इससे रिलेटेड सेक्शन है
सेक्शन 12 का सब क्लॉज बी। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 12 का सब क्लॉज बी है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। बता दीजिए सही आंसर क्या है। अब तक आपने आंसर कर दिया है, आर्टिकल 17 है। पर्सन हु कैन मेक एडमिशन आर मेंशन। बता दीजिए सही आंसर क्या है। सेक्शन 17, सेक्शन 20, सेक्शन 19 या सेक्शन 18 ऑफ एविडेंस एक्ट। सही आंसर है सेक्शन 18 ऑफ एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल। सेक्शन 24, 25, 26 या फिर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। सही आंसर क्या है, सेक्शन 25। क्वेश्चन, कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट को एक्यूज पर कब होगा। ऑप्शन ए, इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। ऑप्शन बी, इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंस। ऑप्शन सी, इफ दे आर ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली, नन ऑफ द एबव। सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ दे आर ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। और ये वाली बात एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 में बताई गई है। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट। प्रीवियस कन्विक्शन इज ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट, विच सेक्शन इज रिलेटेड। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टू सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट, एक्सप्लेनेशन सेकंड टू सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट, एक्सप्लेनेशन थर्ड टू सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट, एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। सही आंसर एक्सप्लेनेशन सेकंड टू सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहाँ डिफाइन करा गया है इसे। तो सही आंसर है, इसको सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में डिफाइन करा गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, जो कि बायर को डिफाइन करता है, और ऑप्शन बी की, जो कि प्राइस को डिफाइन करता है। मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स इज नन एज अ। मनी ही कंसिडरेशन माना जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। जब आपने इसके एसेंशियल रीड करे होंगे तब आपको बताया गया है वहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्राइस, जिसको डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 10 में। गुड्स इज डिफाइंड, गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स को कहाँ डिफाइन करा गया है। सही आंसर होगा, इसको सेक्शन 2 के सब क्लॉज 7 में डिफाइन करा गया है। विच टर्म्स नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। जब आप गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स की परिभाषा करते समय आपको पता होगा कि किन बातों को इसमें मेंशन नहीं किया जाता, इंक्लूडेड नहीं किया जाता। तो सही आंसर होगा मनी और एक्शनेबल क्लेम को। और गुड्स की यह डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में दे रखी गई है। क्वेश्चन, फिक्स ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स को जो गुड्स के प्राइस हैं उसको तय करना है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कौन सा है, सेक्शन 9 है। इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपको पता ही है, वारंटी और कंडीशन दोनों ही यहाँ पर इम्प्लाइड भी बताई गई हैं। इम्प्लाइड कंडीशन भी होती है, इम्प्लाइड वारंटी भी होती है। प्रेजेंट क्वेश्चन डील करता है इम्प्लाइड वारंटी से, जहाँ पर पोजेशन का क्या मतलब है, बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। और ये वाली बात पूरी तरह सच है। केवियट एम्पटर का क्या मतलब है, लेट द बायर बी वेयर। क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत अनपेड सेलर को कहाँ डिफाइन करा गया है। सही आंसर क्या है, सेक्शन 45, सेक्शन 44, सेक्शन 48 या सेक्शन 40। सही आंसर होगा सेक्शन 45 में डिफाइन करा गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत राइट ऑफ लीन, आपको पता ही होगा जो अनपेड सेलर होता है उसको कई तरह के राइट्स मिलते हैं, स्पेशली उसको राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट और राइट ऑफ रीसेल भी मिलता है। यहाँ पूछा गया है कि राइट ऑफ लीन जो है वो प्रेजेंट ऑप्शन में से किस ऑप्शन में डील करता है। तो सेक्शन 47 सब क्लॉज 1 में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अनपेड सेलर राइट, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज डिफाइंड सेक्शन 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एलिमेंट्स आवश्यक हैं, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज, ऑल एबव। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज डिफाइंड। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, हम सभी को पता है इस तरह का जो एग्रीमेंट है जो कि मैरिज को करने से रेस्ट्रेंट कर रहा है वो वॉइड है। कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 26 में बताया गया है। वहीं पर बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए आप एक बार। सेक्शन 23 रिलेट करता है वॉट, जिसमें बताया गया है सेक्शन 23 के तहत कि कौन सा हम कब कह सकते हैं कि ये कंसिडरेशन लॉफुल है और ऑब्जेक्ट भी इसका लॉफुल है। 25 कहता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड होगा, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है।
सेक्शन 26 प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेक्शन 27, अगर किसी एग्रीमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जो किसी व्यक्ति को व्यापार करने से रोक रहा है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। पर हाँ, एक बात याद रखना, इसके भी कुछ अपने एक्सेप्शन बताए गए हैं। क्वेश्चन सीआरपीसी से रिलेट करता है। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, ऑफेंस विच इज शो एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल अंडर सीआरपीसी, ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ बोथ ए और बी एंड नन ऑफ द एबव। सही आंसर, बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करा गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, और इसका सही आंसर होगा, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द टर्म ऑफेंस, सीआरपीसी के तहत ऑफेंस जो वर्ड है उसे कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है? तो सही आंसर है सेक्शन 2 के सबसेक्शन एन में डिफाइन करा गया है। वहीं पर देख लीजिए, बेलेबल ऑफेंस को सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में, सम्मन केस को सेक्शन 2 के सबसेक्शन डब्ल्यू में डिफाइन करा गया है। आराम से क्वेश्चन रीड करिए, क्या पूछा गया है। एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 which insert clause WA in section 2 in CRPC and which define victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and includes। सही आंसर क्या होगा? पहले तो याद रखना, इसमें आपको दो बातें पता चल रही हैं कि जो विक्टिम है उसको डिफाइन करा गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज WA में, और वहीं पर इसी के साथ में आपसे पूछा गया है कि विक्टिम की परिभाषा में कौन लोग इंक्लूड करे जाते हैं, तो उसका गार्जियन या उसके लीगल हेयर भी यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता है। ए, इंटेंशन टू डिसीव बी, फॉल्सली रिप्रेजेंट। ए जो है उसका इंटेंशन बी को डिसीव करने का है और वो जानते हुए बी के सामने एक रिप्रेजेंट करता है, फॉल्सली रिप्रेजेंटेशन बनाता है वो, कि उसकी फैक्ट्री में 500 मंथ्स ऑफ इंडिको हर साल बनते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बी को इंड्यूस कर सके, ताकि बी उस फैक्ट्री को खरीद सके। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल तो है, हमें पता है, पर ये वॉइडेबल किसके बिहाफ पर वॉइडेबल है, ये आपको मुझे आंसर बताना है। तो सही आंसर है ये बी के बिहाफ पर वॉइडेबल है, और ये सेक्शन 19 में बताया गया है। क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है। Within the meaning of section 4 Transfer of Property Act, the provision of section 54 paragraph 2 and 3 and section 59, 107 and 123 shall be read as a supplemental to। सही आंसर क्या है? आंसर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्वेश्चन रिलेट करता है हिंदू मैरिज एक्ट से। अंडर सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रूल कैन बी अ कस्टम और अर्ज। सही आंसर क्या है, आप बता दीजिए। ऑप्शन ए कहता है इफ इट इज अ सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल। ऑप्शन बी कहता है इफ इट इज अ नॉट सर्टेन बट रीजनेबल। ऑप्शन सी कहता है इफ इट इज नाइदर सर्टेन नॉर रीजनेबल। ऑप्शन डी कहता है इफ इट इज आइदर सर्टेन और रीजनेबल। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन, ओवर राइडिंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हैव बीन गिवन बाय द वर्च्यू ऑफ। सही आंसर बताइए क्या है? सेक्शन 4, सेक्शन 9, सेक्शन 8 या सेक्शन 5? कौन सा सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का इससे रिलेट करता है? सही आंसर है सेक्शन 4 इससे रिलेट करता है। बाकी देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 9 रिलेट करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से, सेक्शन 8 रिलेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज से, और सेक्शन 5 रिलेट करता है कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज से। क्वेश्चन, सीआरपी से रिलेट करता है। बताइए सही आंसर क्या होगा? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? 25, 25A, 167, 45B। बताइए कौन से सेक्शन से रिलेट करता है ये? 25A से रिलेट करता है। क्वेश्चन, सम्मन केस के बारे में पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा पहले ही बता दीजिए पहले मुझे। सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू अ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 years, imprisonment for a term exceeding 2 years, imprisonment for a term not exceeding 2 years। सम्मन केस डिफाइन करा गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज W में। सही आंसर होगा सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ imprisonment for a term not exceeding 2 years। कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन आता है। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल्स में डिफाइन करा गया है? राइट टू इक्वलिटी सेक्शन आर्टिकल 14 से 18 तक में बताया गया है। क्वेश्चन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको सीआरपीसी के सेक्शन 2 सब क्लॉज U में डिफाइन कराया गया है, उसका मीनिंग क्या है? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24,
एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन, वारंट केस पूछा गया है जिसको डिफाइन करा गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज एक्स में। वारंट केस का मतलब अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है इस संबंध में, फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। क्वेश्चन, सीआरपीसी का क्वेश्चन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है ये पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ऑप्शन ए, पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑप्शन बी, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एट हिज डायरेक्शन। पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सही आंसर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से रीड करिए और बताइए इन 4 में से कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कि वॉइड नहीं है, मतलब वो इन्फोर्सेबल हो सकता है। एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, I agree to sell be my white horse for rupees 500 or rupees 100. Agreement by the way of wager, a find beef person gives it to him be promised to give a rupees 50। सही आंसर है जो इसका ऑप्शन डी है वो वॉइड नहीं है, वो आप इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। बाकी देख लीजिए आप, हमने क्यों कहा कि वो वॉइड है, क्योंकि एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है सेक्शन 28 के तहत। ए एग्री होता है अपना हॉर्स बी को बेचने के लिए 500, 500 या फिर 1000 रुपये में, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी है जो कि सेक्शन 29 के तहत वॉइड है। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजरिंग यह सेक्शन 30 के तहत वॉइड माना जाता है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी सेक्शन 29, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 27, अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 या एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26। बताइए सही आंसर क्या है। तो सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 में है, जबकि सेक्शन 27 में एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड बताया गया जो कि वॉइड है। क्वेश्चन, agreements void if consideration or object unlawful in parts is defined under section, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 24 है। एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है वो क्या है, वो वॉइड होगा। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। सही आंसर होगा सेक्शन 57 इससे रिलेट करता है। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट का ही है प्रिजुम्पशन अंडर सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट किस प्रकार की उपधारणा लगाई जाती है सेक्शन 41 के अंतर्गत एविडेंस एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन बताया गया है, सही आंसर ऑप्शन सी है। कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है, मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, मस्ट बी रियल, मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, ऑल द करेक्ट। ये सभी ऑप्शन सही हैं। आपको मैच द फॉलोइंग है, बताइए सही क्या है। नोवेशन कौन से सेक्शन में है, अनजस्ट इनरिचमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, कोवर्सन इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। सही आंसर है नोवेशन सेक्शन 62, अनजस्ट इनरिचमेंट से रिलेटेड सेक्शन 17 है यहाँ पर, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 है और कोवर्सन सेक्शन 15 से रिलेट करता है। ये जो आपके सामने एक लीगल मैगजीम दे रखी गई है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए कहता है नो एग्रीमेंट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। ऑप्शन बी टू एग्री इन द सेम वे। ऑप्शन सी टू एग्री ऑन द सेम थिंग्स इन द सेम सेंस। ऑप्शन डी टू एग्री फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंस। सही आंसर है टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और याद रखिएगा ये लीगल मैगजीम रिलेट करती है सेक्शन 13 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 से जो कि कंसेंट को डिफाइन करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है प्रिजुम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन इज प्रोवाइडेड इन
विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन सा सेक्शन रिलेट करता है इस संबंध में? सेक्शन 113A रिलेट करता है, ऑप्शन सी रिलेट करता है यहाँ पर। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड होता है। इसका लीडिंग केस क्या है? मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस का लीडिंग केस है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लेजिटिमेसी ऑन द चिल्ड्रन ऑफ अंडर सेक्शन 16 के तहत आंसर क्या होगा? बोथ वोड वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है, वॉइड मैरिज को कहाँ डिस्क्राइब करा गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत? सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में। सेक्शन 11 में डिफाइन करा गया है वॉइड मैरिज के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन आया है अंडर सेक्शन 3 के तहत कस्टम और अर्ज के बारे में क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए सही है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 8 में बताया गया है। डिग्री ऑफ जुडिशियल नोटिस सेपरेशन, इसका मतलब क्या है? मैरिज डिसॉल्व हो गई, मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है बल्कि रहती है, या फिर दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 क्या बताता है? सेरेमनीज ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन या फिर डाइवोर्स। सेक्शन 9 बताता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। A person can be a become Hindu by conversion, by reconversion, both A and B, neither. सही आंसर है both A and B. Condition for a Hindu marriage have been prescribed under Section 4 of Hindu Marriage Act, Section 5 of Hindu Marriage Act, Section 8 Hindu Marriage Act, Section 7 Hindu Marriage Act. सही आंसर Section 5 Hindu Marriage Act. IPC मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अ कमिट एंड एफरे। एफरे मतलब दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने ही चाहिए? तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। और एफरे दंगा डिफाइन करा गया है सेक्शन 159 में, जाकर आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। और एक बार जो इसके एमसीक्यू में और भी पूछी जाती है कि जो एफरे है वो कौन से स्थान पर किया जाता है, किस जगह पर है, पब्लिक प्लेस है। क्वेश्चन ए वॉलंटरी थ्रो इनटू अ रिवर अ रिंग belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z, A has committed criminal breach of trust, mischief, extortion, none of the above. सही आंसर क्या है? mischief, section 425. क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट। पहले तो पता कर लो अबेटमेंट कहाँ पर है। सेक्शन 107 से रिलेट करता है। मैंने पूछा है कौन सा एक तरीका नहीं है। इंस्टिगेशन भी है, सहायता करना भी है, षड्यंत्र करना भी है, पर अटेम्प्ट इसका तरीका नहीं है। क्वेश्चन लीडिंग केस पूछा गया है, वो कौन सा मामला है जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में ही दिया जाना चाहिए? सही आंसर था बच्चन सिंह के केस में कहा गया था। क्वेश्चन वो कौन सा केस है वो कौन सा लीडिंग केस है जिसके अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट को कम करने संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई हैं? उससे संबंधित लीडिंग केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, डकैती के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 5 लोग होने चाहिए। और डकैती को डिफाइन करा गया है आईपीसी के सेक्शन 391 में डिफाइन करा गया है। आपसे पूछा गया है सीआरपीसी का क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इंक्वायरी सेक्शन 2 के सब क्लॉज जी में, जुडिशियल प्रोसीडिंग सेक्शन 2 के सब क्लॉज आई में, पुलिस स्टेशन सेक्शन 2 के सब क्लॉज ओ में, प्लीडर सेक्शन 2 के सब क्लॉज क्यू में है। बता दीजिए करेक्टली मैच नहीं है। तो देख लीजिए पुलिस स्टेशन को सेक्शन 2 के सब क्लॉज एस में बताया गया है, ना कि ओ में बताया गया है। क्वेश्चन सीआरपीसी का ही है, जो कंप्लेन दाखिल करवाई जाती है, कंप्लेन एज अ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, वो किस रूप में आएगी? तो वो केवल लिखित रूप में, केवल ओरल, या फिर इन दोनों में, या किसी में भी नहीं, आइदर इन राइटिंग और ओरल। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी सीआरपीसी क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2 का सब क्लॉज सी बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन करा गया है? सीआरपीसी में, सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में, सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में, सेक्शन 2 के सब क्लॉज एल में, सेक्शन 2 के सब क्लॉज जे में। कहाँ डिफाइन करा गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को? सेक्शन 2 के सब क्लॉज एल में। सीआरपीसी कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुई है? सही आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1974। Which right is the soul of constitution according to डॉक्टर अंबेडकर जी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन बताए गए हैं? क्या वहाँ पर चैप्टर 37 है और 481 सेक्शन है? क्या वहाँ पर 39 चैप्टर 484 सेक्शन है? क्या वहाँ पर 38 चैप्टर और 481 सेक्शन है? क्या वहाँ पर 37 चैप्टर्स और 484 सेक्शन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी इम्पॉसिबल बात के लिए वो क्या है, वो अपने आप में वॉइड है। विथ इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और घास को। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट से माना गया है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 124 वो किससे रिलेट करता है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एज टू इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, या इनमें से किसी से भी नहीं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये अपनी क्लास हम कंप्लीट करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।